हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सब्जेक्ट हैगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इसकी जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपके एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके पूरी जितने भी यूनिट्स आ रही हैं, पांचों यूनिट में से जो जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिससे आपको अगर एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएं और उसे अच्छे से लिख पाएं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे एक वन शॉट रिवीजन के अंदर आपको पांचों यूनिट में से जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो सारे आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहली जो यूनिट हैगी आपकी वो सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन हो जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, इसमें वैसे तो काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, तो यहाँ से देखिए, एवरेजेस आर द टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ग्रेट। एवरेजेस क्या होती हैं? कोई एक ऐसी वैल्यू जिसके आसपास सारी चीज़ें, मतलब जितने भी आइटम होंगे उस डेटा में, वो सारे उस नंबर के ही आसपास होते हैं, तो उसे एवरेज कहा जाता है। दिस वैल्यू लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिव अस एन आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यू इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होते हैं? ये दो एक्सट्रीम, मतलब जो दो एंड पॉइंट होते हैं, उनके बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, जो कि हमें आइडिया देता है कि इस डेटा में जो वैल्यू है वो किस नंबर के आसपास की है। दे आर कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इन्हीं को हम जो एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। एवरेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। इसे हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, एज सिंस दे इनेबल अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ प्लेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्वेश्चन। क्योंकि ये हमें इनेबल करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं कि हम ये जान सकें कि जो ये डेटा हमें गिवन है, क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें जो डेटा है वो किस वैल्यू के आसपास का है। Averages are statistical constant which enable us to comprehend in single value the significance of the whole. According to Croxton and Corden, an average value is a single value within the range of data that is used to represent all the value in that series. Since an average is somewhere within the range of data, it's sometimes called measures of central value. An average known as measure of central tendency, it is the most typical representative. बस इतना ही था आपका। जो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो जो हमारी एवरेजेस होती है, जिससे हम मेजर करते हैं कि किसी भी डेटा का सेंटर पॉइंट क्या है, उस चीज को हम एवरेज कहते हैं, और इसी को मेजर करने के जो होते हैं उसे कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग एन एवरेज और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज टू डिटरमाइन अ सिंगल फिगर विच मे बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल सीरीज इन्वॉल्विंग मैग्नीट्यूड और द सेम वेरिएबल। एक ऐसी सिंगल फिगर कैलकुलेट करना जिससे हम पूरी सीरीज को क्या कर सके? रिप्रेजेंट कर सकें, उसे कहा जाता है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसलिए ये कैलकुलेट करा जाता है। Second object is that an average represents the entire data. It facilitates comparison within one group or between group of data. Thus, the performance of the member of group can be compared with average performance of different group. Third object is that an average help in computing various other statistical measures such as dispersion, skewness, quartage. ये थर्ड ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जो एवरेज, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी होती है या एवरेज होती है, वो हमें क्या मेजर करने में हेल्प करती है? डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड क्योटियस। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने में भी एवरेजेस हेल्प करती हैं। फिर आती है कि जो ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो नंबर वन है, इट मस्ट बी रिजिडली डिफाइंड एंड नॉट लेफ्ट टू द मियर एस्टिमेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल रिजिड होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये सिर्फ एस्टिमेशन होनी चाहिए बल्कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। इफ द डेफिनेशन इज रिजिड, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट पर्सन शैल बी सिमिलर। अगर वैल्यू रिजिड होगी तो इससे क्या होगा? जो अलग अलग पर्सन भी अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, लेकिन फ्लेक्सिबल होगी तो क्या होगा? सबकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, द एवरेज मस्ट बी बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यू गिवन इन डिस्ट्रीब्यूशन। जो एवरेज होनी चाहिए वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? जितनी भी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गिवन होती है उस पर बेस्ड होनी चाहिए। इफ द आइटम इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, इट माइट नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर ग्रुप ऑफ डाटा। अगर आइटम सभी में सभी वैल्यू नहीं होंगी तो फिर जो एवरेज निकल के आएगी उसे हम ये नहीं मान सकते कि ये पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ वो वैल्यू क्योंकि एक्सक्लूड हो रखी है उसमें। थर्ड है, इट शुड बी इजिली अंडरस्टूड। कैसी होनी चाहिए? इजिली अंडरस्टूड होनी चाहिए। द एवरेज शुड पोजेस सिंपल एंड ऑब्वियस प्रॉपर्टीज। इट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कॉमन पीपल, मतलब कोई भी नॉर्मल पीपल भी इसे आसानी से समझ सके। फोर्थ है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग कैलकुलेटेड विद रीजनेबल केयर एंड रैपिडिटी। ये कैसी होनी चाहिए?
रीजनेबल केयर और रैपिडिटी के साथ कैलकुलेट होनी चाहिए। फिफ्थ है इट शुड बी स्टेबल एंड अनअफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये स्टेबल होनी चाहिए और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सिक्स्थ है इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें कोई भी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, ये उन सबसे क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब एवरेजेस होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, एवरेज आती है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारी पहली चीज आती है मीन। मीन के अंदर तीन तरीके के मीन है, अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। चार मीन आएंगे, वेटेड मीन इसमें एक्स्ट्रा एक। सेकंड होता है मीडियन, थर्ड होता है मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मेन पार्ट है, मीन, मीडियन एंड मोड, और फिर उस मीन के चार पार्ट है, एवरेज मीन, वो अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब मीन क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है। अर्थमेटिक मीन मैंने आपको समझा रखा है, जब हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे, मतलब जो न्यूमेरिकल वाली वीडियोस आएगी उसमें देखे थे तब समझा दिया था। एक क्वेश्चन आ जाता है यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या क्या होते हैं। तो नंबर वन है इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो होते हैं उसे क्रिएट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। सेकंड है इट ऑल्सो हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द कंपाउंड रेट ऑफ चेंज एज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। ये किस चीज में हेल्प करता है हमें, कंपाउंड रेट के में कितना चेंज आया है, मतलब किन्हीं दो रेट्स में कितना चेंज आया है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। थर्ड है इट इज सुटेबल वेयर द डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेट, रेशियो एंड परसेंटेज। ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पर सुटेबल होता है, जहां पर जो डेटा हो उसे वो किस टर्म में हो, या तो रेट्स में दे रखा हो, रेशियोज में दे रखा हो, या परसेंटेज में दे रखा हो। फोर्थ है इट इज क्वाइट यूजफुल इन कंप्यूटिंग द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ये और किस चीज में हेल्प करता है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का एवरेज रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ है इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन लार्ज वेट आर टू बी असाइन टू स्मॉल आइटम एंड स्मॉल वेट आर टू बी असाइन टू लार्ज आइटम। और कब हेल्प करता है ये, जब हमें लार्ज वेट असाइन करने हो स्मॉल आइटम में और स्मॉल वेट असाइन करने हो लार्ज आइटम में, ये तब हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर। इसमें से सिर्फ आपको इतनी थ्योरी करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वेरिएशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो सबसे पहले वेरिएशन कैलकुलेट करने की नीड क्या होती है और क्यों जरूरत होती है वेरिएशन कैलकुलेट करने की। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन, मोड इंडिकेट द सेंट्रल पोजीशन। जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि सेंट्रल पोजीशन क्या है उस डेटा की। दे इंडिकेट द जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा बट फेल टू रिवेल ऑल द peculiarities एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज। ये हमें क्या बता देते हैं, जनरल मैग्नीट्यूड तो बता देते हैं डेटा का कि ये सेंटर पॉइंट है, लेकिन वो उसकी प्रिकुलरिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बता पाते हैं। इन अदर वर्ड दे फेल टू रिवेल द डिग्री ऑफ स्प्रेड आउट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिकुलरिटीज ना बताने का मतलब क्या होता है कि डेटा कितना फैला हुआ है ये बताने में पॉसिबल नहीं होता सेंट्रल टेंडेंसी में। तो उसी के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेरिएशंस कैलकुलेट करते हैं। दिस कैन बी नोन बाय सर्टेन अदर मेजर नोन एज मेजर ऑफ डिस्पर्जन या वेरिएशन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, जब हम ये कैलकुलेट करें कि कोई डेटा कितना फैला हुआ है, मतलब दो इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में कितना गैप है, तो उसे कहा जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब वेरिएशन होता क्या है, तो सिंपलेस्ट मीनिंग दैट कैन बी अटैच्ड टू वर्ड डिस्पर्जन इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज और क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ अ ग्रुप और सीरीज। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा दिया गया है उनमें दो आइटम के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ना तो साइज से रिलेटेड, ना क्वांटिटी से रिलेटेड, ना किसी और चीज से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू रीगलमैन डिस्पर्जन इज द एक्सटेंस टू विच द मैग्नीट्यूड और क्वालिटी ऑफ आइटम डिफर। तो डिस्पर्जन क्या होता है, वो एक्सटेंट जिसमें पता लगे कि दो आइटम के बीच में कितना डिफरेंस है उसे कहा जाता है डिस्पर्जन। द वर्ड डिस्पर्जन में ऑल्सो बी यूज्ड टू इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ डेटा। In all these definition, we can find the basic property of dispersion as a value that indicate the extent to which other value are dispersed about the central value in particular distribution. तो डिस्पर्जन का हम नॉर्मली क्या मतलब निकाल सकते हैं कि कोई भी डेटा में जो इंडिविजुअल आइटम है वो सेंट्रल जो आइटम है उससे कितने डिस्पर्स है, मतलब कितने डिफरेंस पर हैं, उसे कहा जाता है मेजर ऑफ वेरिएशन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब रिक्विजिट क्या क्या होते हैं डिस्पर्जन एक अच्छे वेरिएशन के। तो नंबर वन है इट शुड बी सिंपली टू अंडरस्टूड, मतलब आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, आसानी से कैलकुलेट हो जाना चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइन, रिजिड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी बेस्ड ऑन ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ईच इंडिविजुअल आइटम पर बेस होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पर बेस होना चाहिए। इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सेवंथ है इट शुड नॉट बी अनडली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम,
और ये एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ गुड मेजर्स हैंगे वेरिएशंस के। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। मतलब वेरिएशन के भी दो तरीके होते हैं, दो तरीके का वेरिएशन होता है। एक होता है एब्सोल्यूट वेरिएशन, एक होता है रिलेटिव वेरिएशन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट इन विच ओरिजिनल डाटा इज एक्सप्रेस्ड। एब्सोल्यूट वेरिएशन हम किसे कहते हैं? वो वेरिएशन जब हम उसे उसी यूनिट में लिखें जिस यूनिट में हमें डेटा दिया गया था, तो उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वेरिएशन। वहीं रिलेटिव और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? इज द रेशियो और द परसेंटेज ऑफ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन टू एन एप्रोप्रिएट एवरेज। रिलेटिव डिस्पर्जन या रिलेटिव वेरिएशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये चारों चीजें एक ही हैं। ये क्या होती हैं? रेशियो होता है किसका? परसेंटेज का, जो हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्जन कैलकुलेट करा है, और किसी भी एक एप्रोप्रिएट एवरेज का। इन दोनों के बीच का जो रेशियो को होता है उसे कहा जाता है रिलेटिव वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। मेथड क्या क्या होते हैं वेरिएशन कैलकुलेट करने के? दो तरीके होते हैं, एक होता है मैथमेटिकल मेथड, एक होता है ग्राफिक मेथड। मैथमेटिकल मेथड के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारे मैथमेटिकल मेथड के अंदर आते हैं। ग्राफिकल मेथड में सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो ये हमारा लॉरेंज कर्व वाला है ये। ठीक है। और इसी के साथ आपके ये वेरिएशन वाले की भी सारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्क्यूनेस एंड कोर्टेज क्या होता है। तो टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस ये क्या होता है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कोर्टेज लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्क्यूनेस और क्यूटेज है ये क्या मेजर करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। एवरेजेस टेल अस अबाउट सेंट्रल वैल्यू। जो एवरेज होती है वो हमें सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताती है। जो डिस्पर्जन होता है वो हमें कंसंट्रेशन ऑफ आइटम अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू, मतलब कोई भी आइटम सेंट्रल वैल्यू के कितना दूर है वो बताता है डिस्पर्जन। दिस मेजर डज नॉट रिवेल वेदर द डिस्पर्सल ऑफ वैल्यू आइदर साइड ऑफ एवरेज इज सिमेट्रिकल और नॉट। बट इनमें से हमें कोई ये नहीं बताता है कि जो ये वैल्यू हैं ये डिस्पर्स हो रखी हैं, ये सिमेट्रिकल डिस्पर्स हैं या नहीं है, मतलब इक्वली डिस्पर्स हो रखी हैं, मतलब डिफर हो रखी हैं या नहीं हो रखी हैं। तो इफ ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन सिमेट्रिकल मैनर अराउंड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी गेट अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, otherwise it may be arranged in asymmetrical order which give asymmetrical distribution. Thus skewness is measure that study the degree and direction of departure from symmetry. तो कोई भी जो आइटम्स हैंगे वो किस तरीके से डिस्पर्स हो रखे हैं, मतलब सिमेट्रिकल डिस्पर्स हो रखे हैं या एसिमेट्रिकल डिस्पर्स हो रखे हैं, ये कौन बताता है? ये स्क्यूनेस हमें बताती है। नेक्स्ट रहेगा व्हेन टू और मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर कंपेयर्ड द डिफरेंस बिटवीन देम स्टडीड विद कर्टेज। अब जब ये स्क्यूनेस कैलकुलेट हो जाती है उसके बाद किन्हीं भी दो डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें किससे पता लगता है? वो हमें कर्टियस से पता लगता है। ऑन द अदर एंड व्हेन टू और मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर कंपेयर्ड इट विल गिव डिफरेंट डिग्री ऑफ स्क्यूनेस। दिस मेजर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्यूनेस इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ कर्टेज एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया आपका स्क्यूनेस एंड कर्टेज क्या होता है। तो देखिए इसमें स्क्यूनेस और कर्टेज में बस इतना ही, जितना मैंने आपको कवर करवा दिया है इतना करने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आएगा नेचर ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। तो स्क्यूनेस दो तरीके की हो सकती, तीन हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे? तो नंबर वन आएगा व्हेन द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल देयर इज नो स्क्यूनेस। अगर मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू इक्वल है तो स्क्यूनेस कैसी होगी? जीरो। सेकंड है वहीं व्हेन मीन एंड मीडियन, मीन ग्रेटर देन मीडियन है और मीडियन ग्रेटर देन है मोड से, तो स्क्यूनेस कैसी होगी? पॉजिटिव। और वहीं अगर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड है तो स्क्यूनेस कैसी हो जाएगी? हमारी नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं स्क्यूनेस की? तो नंबर वन है इट शुड बी प्योर नंबर इन द सेंस दैट इट्स वैल्यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ सीरीज एंड ऑल्सो डिग्री ऑफ वेरिएशन इन द सीरीज। सेकंड है इट शुड हैव जीरो वैल्यू। स्क्यूनेस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? जीरो। जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? सिमेट्रिकल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस जीरो हो जाएगी। थर्ड है इट शुड हैव मीनिंगफुल स्केल ऑफ मेजरमेंट सो दैट वी कुड इजीली इंटरप्रेट द मेजर्ड वैल्यू। इसका एक स्केल, मेजरमेंट स्केल होना चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए? जिससे क्या हो, जो हम वैल्यू कैलकुलेट करें उसे हम अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। ठीक है। अब मेथड क्या क्या है स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के? तो ये हमारे मेथड में दो तरीके के आएंगे मैथमेटिकल के अंदर, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस और रिलेटिव और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो व्हेन द स्क्यूनेस इज प्रेजेंट इन absolute item in unit in which absolute skewness, if the value of skewness is obtained in ratio of percentage it is called as relative or coefficient of skewness। सेम वही है
कि अगर जिस यूनिट में हमारा डेटा था उसी यूनिट में आएगी स्क्यूनेस तो उसे एब्सोल्यूट स्क्यूनेस कहा जाएगा, और अगर वो किसी रेशियो या परसेंटेज की फॉर्म में है तो उसे रिलेटिव स्क्यूनेस कहा जाएगा। मैथमेटिकल स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, बॉलेज मेथड, कार्ल पियर्सन और कैली मेथड। ये तीनों मेथड मैंने आपको फॉर्मूले वाली जो वीडियो है उसमें करवाए थे, तब मैंने बता रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका मूवमेंट्स क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल मूवमेंट समझना है। द कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट हैज क्रिप्ट इनटू स्टैटिस्टिकल लिटरेचर फ्रॉम मैकेनिक। इन मैकेनिक दिस कंसेप्ट रेफर्स टू द टर्निंग और रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स वेयर इट इज यूज्ड इन डिस्क्राइब इक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इन स्टैटिस्टिक्स। ये मैकेनिकल आपको बता रखा है, ये समझने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट का मतलब स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, ये बताता है कि कितना जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारी फ्रीक्वेलिटीज कितनी है वो डिस्क्राइब करता है, उसे कहा जाता है सेंट्रल मूवमेंट। वी कैन मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग मूवमेंट्स। Movements also help in measuring the scatteredness, asymmetry and peakedness of a curve for a particular distribution. मूवमेंट हमें और किस किस चीज को मेजर करने में हेल्प करता है, स्कैटर्डनेस को, कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, कितना एसिमेट्री है, और पीकेडनेस कितनी है डेटा की। ये कैलकुलेट करने में कौन हेल्प करता है, मूवमेंट्स हेल्प करता है। मूवमेंट्स रेफर्स टू द एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन और सम अदर वैल्यू। जो मूवमेंट्स होता है वो क्या होता है, डेविएशन होता है या तो मीन से या किसी अदर वैल्यू से रेज टू अ सर्टेन पावर। द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर ऑफ दिस डेविएशन इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट मीन। मूवमेंट अबाउट मीन आर जनरली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। वी यूज ग्रीक अल्फाबेट दिस एज अ एमयू फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो ये ग्रीक अल्फाबेट या फिर एमयू, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेसिक टर्मिनो, ये आपका यहाँ तक ये खत्म हो गया जो आपका मूवमेंट्स वाला कंसेप्ट था। अब आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है किस चीज का, प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एनी ऑपरेशन दैट कैन बी रिपीटेड indefinitely एंड हैज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट या एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम इनडेफिनेटली टाइम उसे रिपीट कर सकें और इसमें हमारे पास एक पॉसिबल आउटकम होता है, हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। जिसके आउटकम को हम क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ईच परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। और जो हम ईच परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब ईच बार कैलकुलेट करते हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को, इसे ट्रायल कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। क्या होता है, तो द सैंपल स्पेस सिंबलाइज्ड एज स्पेस। जो सैंपल स्पेस होता है उसे हम एस से लिखते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ और अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक कोई भी अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उसका जो कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है सैंपल स्पेस। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो हर एलिमेंट होता है सैंपल स्पेस का उसे हम सैंपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवेंट। क्या होता है, तो एन इवेंट रेफर्स टू एनी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस। एक सैंपल स्पेस में कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होते हैं उनका जो सेट होता है उसे हम एक इवेंट कहते हैं। इफ द सैंपल स्पेस ऑफ और एन इवेंट हैज एस एलिमेंट S1 S2 एंड सैंपल स्पेस S वुड बी एनी कलेक्शन ऑफ दिस इन अ सैंपल स्पेस। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ सैंपल पॉइंट में बी डिफाइंड एज। क्या बोला है, कोई भी सैंपल स्पेस होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से किसी का भी हम कितने का भी सेट उठा लें उसको कहा जाएगा आपका इवेंट, ठीक है। अब मेथड क्या क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी एसेस करने के, क्लासिकल अप्रोच है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है और सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। क्लासिकल अप्रोच क्या है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट हैज इक्वल ऑड ऑफ समथिंग हैपन। जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी के होने का ऑड क्या होता है उसे हम कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। इट इज ओरिजिनेटेड विद द गेम्स ऑफ चांस। ये गेम ऑफ चांस से ओरिजिनेट हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ देयर आर एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वल लाइकली टू occur, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम पॉइंट इज 1/n। अगर कोई इवेंट n नंबर ऑफ आउटकम है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इक्वल लाइकली है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/n उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये है हमारी क्लासिकल अप्रोच। बाकी की जो अप्रोच है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो ये क्लासिकल अप्रोच भी, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा वो प्रैक्टिकल में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल। ये क्या होते हैं, सेट होते हैं क्या, किसके, मैथमेटिकल जो मॉडल होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसीज के। मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनमें जो फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं उनके जो सेट होते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
It is a symmetrical arrangement of probability of mutually exclusive and collectively exhaustive elementary event of an experiment. Observed frequency distribution are based on actual observation and experiment. ये actual observation पर और experiment पर based होते हैं. We can deduce the mathematically a frequency distribution of certain population based on trend of known values, the kind of distribution or experience or theoretical consideration. These are called theoretical distribution. तो इसी चीज को हम theoretical distribution या probability distribution कहते हैं. These distribution may not fully agree with actual observation or empirical distribution based on sample observation. ये जो होते हैं ये actual observation पर base नहीं होते हैं बल्कि ये sample observation के ऊपर based होते हैं. Theoretical distribution are useful for situation where actual observation and experiment are not possible. ये कहाँ काम आते हैं? जहाँ पर जो हमारी actual observation है और experiments हैं वो काम नहीं करते हैं, वहाँ पर ये theoretical distribution काम करता है. ठीक है. अब इसके दो तरीके होते हैं, discrete probability distribution और continuous probability distribution. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन. ये सारी चीजें हमारे करने की जरूरत नहीं है, ये कोरिलेशन वाले में से इतना इंपॉर्टेंट कोई कंटेंट नहीं है आपका. ठीक है. ये देखिए यहाँ पर कोरिलेशन और कॉजेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो नंबर वन है यहाँ से आएगा प्योर चेंज कोरिलेशन. तो दिस हैपन इन ए स्मॉल सैंपल. कोरिलेशन में एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड वेट ऑफ 4 पर्सन ऑल्दो देयर में बी नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड वेट ऑफ पीपल. क्या बोला है? दो लोगों की इनकम और वेट के बीच में, अगर 4 लोगों का हम इनकम और वेट लेते हैं तो उसके बीच में कोई कोरिलेशन तो हो सकता है लेकिन कोई भी कॉज या इफेक्ट नहीं होगा. कॉजेशन का मतलब है कोई कॉज या इफेक्ट की रिलेशनशिप होना. तो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन में अराइज ड्यू टू प्योर रैंडम सैम्पलिंग वेरिएशन बिकॉज ऑफ बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर इन सिलेक्टिंग द सैंपल. सेकेंड है व्हेन द कोरिलेटेड वेरिएबल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और मोर वेरिएबल्स. क्या बोला है? जो कोरिलेटेड वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जबकि जो कॉज्ड वेरिएबल होते हैं, मतलब जो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप होती है वो एक दूसरे से क्या इन्फ्लुएंस नहीं होती है. नेक्स्ट है व्हेन द वेरिएबल म्यूचुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर सो दैट नाइदर कैन कॉल द कॉज ऑफ अदर. तो जो वेरिएबल म्यूचुअली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन्हें हम एक दूसरे का कॉज नहीं बता सकते हैं, ये बोला है बस. कोरिलेशन कितने टाइप की होती है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. ये सारी होती हैं. इन्हें आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं. थ्योरेटिकल मैंने आपको दे दिया, अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़िएगा वरना कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन. कोरिलेशन को हम किन किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो नंबर वन है स्कैटर डायग्राम, सेकंड है ग्राफिक मेथड, थर्ड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, फोर्थ है प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिफ्थ है प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक मेथड है, फिर कॉन्करेंट डेविएशन मेथड है. ये 7 मेथड हैं जिनकी मदद से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. कोरिलेशन में आपका इतना ही था. नेक्स्ट है आपका रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा ये मैं जल्दी फेज में करवा रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये वाले जो चैप्टर है इनमें से इतना थ्योरेटिकल कंटेंट नहीं आता है. जो आपके पहले मैंने कवर करवा दिए हैं अच्छे से, उनमें से ज़्यादातर कंटेंट आता है, लेकिन फिर भी आप इन्हें एक बार सुन के जाइएगा. अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे अटेम्प्ट कर पाए. तो रिग्रेशन एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी विच इज वाइडली यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक डिसिप्लिन. तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है? एक ब्रांच है स्टैटिस्टिकल थ्योरी की जो कि सभी डिसिप्लिन में यूज की जाती है. इट इज बेसिक टेक्निक फॉर मेजरिंग ऑफ एस्टिमेटिंग रिलेशनशिप अमंग इकोनॉमिक वेरिएबल दैट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिक लाइफ. तो ये क्या होती है? रिलेशनशिप होती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में, जो कि क्या इकोनॉमिक थ्योरी की इसेंस को हमें बताती है. द यूज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस आर नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक एंड बिजनेस एक्टिविटीज. इट्स एप्लीकेशन आर एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट द नेचुरल, फिजिकल एंड सोशल साइंस. अब ये सिर्फ इकोनॉमिक और बिजनेस में ही नहीं रह गई है बल्कि ये नेचुरल, फिजिकल एंड सोशल साइंस में भी पहुंच गई है. द रिग्रेशन टेक्निक कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर वेरिएबल बट वी शैल लिमिट अवरसेल्व्स टू प्रॉब्लम हैविंग 2 वेरिएबल इन दिस लेसन. तो जो ये रिग्रेशन की टेक्निक है वैसे तो हम इसे 3 और मोर वेरिएबल में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ कितनी गिवन है? 2 वेरिएबल तक वाली गिवन है. बाकी ये इसकी क्या क्या यूजेज हैं? तो नंबर 1, रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प इन स्टेबलाइजिंग अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल. 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप क्रिएट करना रिग्रेशन एनालिसिस का काम होता है. सेकेंड है विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड कंप्यूटर द मीडियम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन पर्टिकुलरली एक्सप्रेसिंग मल्टीपल एंड नॉन लीनियर रिलेशन हैज बीन रिड्यूस कंसिडरेबली. अब हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कंप्यूटर का यूज करने लगे हैं जिससे जो हमारी नॉन लीनियर और मल्टीपल
रिग्रेशन होती है उसको उसका यूज कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है इन मशीन्स की वजह से, ठीक है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस दे रखा है, इतना यूजफुल नहीं है, बस एक बार आप इसे थोरोली पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये भी इसमें रिग्रेशन में है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिग्रेशन एनालिसिस के दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, बस ये मेथड याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स को समझने के लिए तीन हेड के अंदर हमें समझना पड़ेगा। पहला है मेजर ऑफ चेंज, डिवाइस टू मेजर चेंज और अ सीरीज रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज। तो अकॉर्डिंग टू मस्लो इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू कैरेक्टराइजिंग द चेंज इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फिनोमिना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी इकोनॉमिक फेनोमिनन मतलब किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या चेंज आता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में जब कैरेक्टराइज करा जाता है तो उसे इंडेक्स नंबर कहा जाता है। इसके अलावा एन इंडेक्स नंबर इज द स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंज इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। वही बोला है, स्टैटिकल मेजर है जो कि क्या बताता है हमें, किसी वेरिएबल या ग्रुप ऑफ वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है। फिर है इट इज ए मेजर ओवर टाइम डिजाइन टू शो एवरेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम। ये बताता है कि एवरेज कितना चेंज आया है किसी के प्राइस में, क्वांटिटी में, वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम में, ठीक है। बस यही है, बाकी ये सारी अलग अलग डिफाइन दे रखी है। इंडेक्स नंबर है स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एवरेज, एक स्पेशल काइंड की एवरेज होती है। अब बात आती है फीचर क्या क्या होते हैं इंडेक्स नंबर के। तो नंबर वन है इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज होती है विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसे हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन लेवल ऑफ गिवन फेनोमिनन, किसी भी फेनोमिनन के लेवल में कितना चेंज आया वो मेजर करता है। फिर आएगा इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया ये मेजर करता है। तो ये तीन फीचर होते हैं हमारे इंडेक्स नंबर के। इसके अलावा भी कई सारे फीचर आएंगे। इंडेक्स नंबर हेल्प इन मेजरिंग रिलेटिव चेंज इन सेट ऑफ आइटम, सेट ऑफ आइटम में कितना चेंज आया ये भी बताते हैं। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड अ गुड बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिकॉज दे आर एक्सप्रेस्ड इन एब्स्ट्रैक्ट यूनिट, ये कंपैरिजन करने में हेल्प कर देते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखे जाते हैं। फिर इंडेक्स नंबर हेल्प इन फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी फॉर बिजनेस, बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। फोर्थ है इंडेक्स नंबर हेल्प इन मेजरिंग जनरल ट्रेंड ऑफ द फेनोमिनन, किसी फेनोमिनन के जनरल ट्रेंड क्या आया है उसे मेजर करने में हेल्प करते हैं। फिर इंडेक्स नंबर आर यूज्ड इन डिफ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग में यूज करते हैं। यूटिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर हैज इंक्रीज्ड अ ग्रेट डील बिकॉज of method of splicing where the index prepared on any one base adjusted with reference to another base, इसे हम डिफ्लेटिंग एज अ डिफ्लेटिंग भी यूज करते हैं और कैसे स्प्लाइसिंग एज अ स्प्लाइसिंग भी यूज करते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल को एडजस्ट करने, एक बेस को एडजस्ट करने के बाद दूसरे बेस में क्या चेंज आया उसे कहा जाता है स्प्लाइसिंग का मेथड। ये सारे आपको इसी के फीचर बता रखे हैं, ठीक है। यूजेस क्या क्या होते हैं इंडेक्स नंबर के। तो इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड एंड इंडस्ट्री टू मेजर चेंजेस, कंपेयर डेटा एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। चेंजेस को मेजर करना, डेटा को कंपेयर करना और इन्फॉर्म डिसीजन बनाना, ये आपके यूजेस होते हैं इंडेक्स नंबर के। इसके अलावा भी कई सारे यूजेस हैं। इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी ग्रोथ को बताता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट इस चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये तीन यूजेस होंगे, ये आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो नंबर वन, दे आर ओनली अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर ऑफ रिलेटिव लेवल ऑफ फेनोमेना, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट इंडिकेटर होते हैं, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स में आती है। फिर आएगा इंडेक्स नंबर आर गुड फॉर अचीविंग वन ऑब्जेक्टिव मे बी अनसूटेबल फॉर अदर, एक चीज के लिए जो हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कराया है वो दूसरे के लिए अनसूटेबल हो सकता है। थर्ड है इंडेक्स नंबर कैन बी मैनिपुलेटेड इन मैनर एज टू ड्रॉ द डिजायर्ड कंक्लूजन, इनको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये आपको बीएससी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस, इसमें भी आपका ज़्यादा थ्योरेटिकल कंटेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं करवाऊंगा कवर, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं सिर्फ आपको कवर करवाऊंगा। टाइम सीरीज क्या होती है। तो टाइम सीरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फोर्सेज, टाइम सीरीज का मतलब होता है जो सीरीज ऑफ टाइम होती है उसे ही टाइम सीरीज का नाम दिया गया है। सम आर कंटिन्यूअसली इफेक्टिव, अदर मेक देमसेल्फ एंड इन रिकरिंग टाइम इंटरवल। The first task is break down the data and study of each influence in isolation. These are known as decomposition of time series studies. Known.
It enables us to understand fully the nature of force at work. We can say their combined interaction study is called time series. क्या बोला है बेसिकली टाइम सीरीज होता क्या है, एक टाइम पीरियड में हमारी वेरिएबल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहा जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस। अब कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके, तो नंबर 1 बेसिक और सेक्युलर और लॉन्ग टाइम ट्रेंड, फिर सीजनल वेरिएशन, बिजनेस साइकिल और इरेटिक और इरेगुलर फ्लक्चुएशन। ये 4 जो हमारे एलिमेंट हैं, कंपोनेंट होते हैं किसी भी टाइम सीरीज के, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपकी जितनी भी थ्योरेटिकल कंटेंट था, इंपॉर्टेंट कंटेंट सारा मैंने डिटेल में कवर करवाया है, जो कम इंपॉर्टेंट था उसे मैंने थोड़े से फास्ट फेज में कवर करवा दिया है। मे भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।